नमस्कार, डीडी न्यूज पर आप देखना शुरू कर चुका हमारा खास प्रोग्राम। इस वक्त मैं हूं लाल चंद्र सिंह। अगले 1 घंटे में हम देखेंगे कुछ ऐसी खबरें जिन पर चर्चा जरूरी है और यह चर्चा हम करेंगे अपने संवाददाताओं और खास मेहमानों के साथ। और आज सबसे पहले बात करेंगे लाल आतंक के खात्मे की। बस्तर के अबूझ माड़ जंगल की गुत्थी सुलझ रही है। अबूझ माड़ जैसा कि नाम है, उसको पहले बूझना समझना मुश्किल था। कम से कम इस मायने में जो नक्सली वहां पर होते थे, जो वामपंथी आतंकवाद था वहां पर, अब उसकी गुत्थी सुलझ रही है। इस पर सबसे पहले बात करेंगे और इसके बाद आज की खास चर्चा खास मेहमानों के साथ बिहार के चुनावी संग्राम पर। आज पहले चरण के नामांकन की अंतिम तिथि थी, क्योंकि कुछ ही देर पहले वो समय निकल गया। तो कहां तक अंडरस्टैंडिंग बन पाई दोनों तरफ, एनडीए में भी और महागठबंधन में भी, और कौन कौन से चेहरे किस तरह से चुनाव को प्रभावित करने वाले हैं, प्रचार कैसा चल रहा है, इस पर खास चर्चा। और इसके बाद आज साथ ही बात करेंगे कि गुजरात में पूरे मंत्रिमंडल का चेहरा बदल दिया गया है। तो पूरे मंत्रिमंडल का जो चेहरा बदल गया है, क्या क्या इसमें खास है। तो सबसे पहले इन सभी मुद्दों पर होगी बात, लेकिन सबसे पहले इस वक्त की हेडलाइंस। बिहार के चुनावी रण में गरजे अमित शाह। छपरा के तरैया में एक बार फिर बहुमत से एनडीए सरकार आने की कही बात। कहा बिहार के लोग एनडीए की सरकार बनाकर मनाएंगे महादिवाली। गुजरात में मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल की नई कैबिनेट का गठन। हर्ष सांघवी ने ली उप मुख्यमंत्री पद की शपथ। तो रेवाबा जडेजा समेत आज 20 से भी अधिक मंत्रियों को मंत्रिमंडल में मिली जगह। नक्सल मुक्त भारत की दिशा में बड़ी सफलता। छत्तीसगढ़ के जगदलपुर में मुख्यमंत्री की मौजूदगी में 208 नक्सलियों ने किया आत्मसमर्पण। लाल आतंक से मुक्त हुआ उत्तरी बस्तर। नासिक में पहली बार तेजस MK-1A लड़ाकू विमान ने भरी उड़ान। तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने स्वदेशी तकनीक से बने तेजस मार्क 1A का किया उद्घाटन। MK-1A उड़ान को बताया रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की उड़ान। और पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय की 1 वर्ष की उपलब्धियों पर केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने पूर्वोत्तर क्षेत्र को बताया देश के विकास का इंजन। कहा वैश्विक स्तर पर पूर्वोत्तर को उभारना है सरकार का लक्ष्य। तो ये थी इस वक्त की हेडलाइंस। अब देखते हैं खबरों को विस्तार से। और आज हम सबसे पहले बात करने वाले हैं कि किस तरह से लाल आतंक जो है, वो जो निर्धारित तारीख है ना 31 मार्च 2026, उससे पहले ही अपने खात्मे की तरफ जा रहा है। क्योंकि छत्तीसगढ़ के बस्तर का जो अबूझ माड़ जंगल था, वो हमेशा जाना जाता था किस चीज के लिए, लाल आतंक के लिए। अब इस अबूझ माड़ की भी गुत्थी सुलझ रही है। पिछले 30 वर्षों में हजारों सुरक्षा बलों की कुर्बानी के बाद छत्तीसगढ़ के अबूझ माड़ जंगल के नक्सली गढ़ को समाप्त करने में सुरक्षा बलों ने बड़ी कामयाबी दर्ज की है। मोदी सरकार के नक्सल मुक्त भारत की यह सबसे बड़ी कामयाबी है कि यह खतरनाक विचारधारा को लेकर लहूलुहान करने वाले लाल आतंक को समाप्त करके पिछड़े और आदिवासी इलाकों में विकास की रफ्तार को तेज करने की शानदार उपलब्धि हासिल हुई है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि एक समय आतंक का गढ़ रहे अबूझ माड़ और नॉर्थ बस्तर को आज नक्सली हिंसा से पूरी तरह से मुक्त घोषित कर दिया गया है। अब छिटपुट नक्सली केवल साउथ बस्तर में बचे हुए हैं, जिन्हें हमारे सुरक्षा बल जल्द ही समाप्त कर देंगे। तो नए भारत की इस मजबूत राजनीतिक इच्छा शक्ति के बदौलत आज देश ने बस्तर में सबसे बड़ा नक्सली सरेंडर देखा। 200 से भी ज्यादा माओवादी अपने शीर्ष कमांडर के साथ हथियार डालकर मुख्यधारा में लौटने का प्रण ले रहे हैं। राज्य सरकार की तरफ से नक्सल उन्मूलन नीति के तहत अब तक का यह सबसे बड़ा आत्मसमर्पण माना जा रहा है। यह बदले दौर का भारत है, जहां केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दावा किया था कि 31 मार्च 2026 तक देश नक्सलवाद से पूरी तरह से मुक्त हो जाएगा। पशुपति से तिरुपति तक
रेड कॉरिडोर बनाने वाले नक्सलियों को इस दौर में बस्तर के अबूझमाड़ जंगल से भी अब खदेड़ दिया गया है। लाल आतंक का केंद्र बना अबूझमाड़ जंगल कभी नक्सलियों की अबूझ पहेली बनी थी, जिसे भेदना असंभव काम माना जाता था। लेकिन आज टॉप नक्सली कमांडर और पोलित ब्यूरो के नेता या तो आत्मसमर्पण कर रहे हैं या मारे जा रहे हैं। पिछले दिनों माओवादी नेता और कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी के सबसे प्रभावशाली नेता मल्लोजुला वेणुगोपाल राव ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के सामने सरेंडर कर दिया। उनके साथ अन्य 60 टॉप नक्सलियों ने भी हथियार सरेंडर किया था। पिछले महीने ही सुरक्षा बलों ने 6 करोड़ रुपए के इनामी माओवादी सरगना बासव राजू को अबूझमाड़ में ढेर कर दिया था और वामपंथी उग्रवाद की जड़ पर बड़ा प्रहार किया था। तब से इस संगठन में कोई महासचिव या शीर्ष नेता मौजूद ही नहीं था। कहा जा रहा था कि केशव राव बसवराजू की हत्या के बाद वेणुगोपाल ही शीर्ष पद पर काबिज होंगे, लेकिन उन्होंने आत्मसमर्पण करके साबित किया कि वामपंथी लाल आतंक अब गुजरे जमाने की चीज बनकर रह गई है। 2014 से पहले बिहार, पश्चिम बंगाल, झारखंड, ओडिशा, तेलंगाना और महाराष्ट्र में जबरदस्त नेटवर्क बनाकर नक्सलियों ने पिछड़े इलाकों में समानांतर सरकार बनाने की कोशिश की थी। लेकिन मोदी सरकार में आज इन नक्सलियों के लिए छुपने का कोई ठिकाना नहीं मिल रहा। कम्युनिस्ट पार्टी की ओर से सीज फायर के लिए पहल की गई तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने साफ कह दिया कि या तो आत्मसमर्पण करो या फिर मरने के लिए तैयार रहो। तो राजनीतिक इच्छाशक्ति के कारण ही सुदूर बस्तर के जंगलों में विकास की धारा सरपट दौड़ने लगी है और पहली बार इन आदिवासी इलाकों में लोगों ने चुनाव में अपने अधिकार का उपयोग भी किया है। तो देश के संविधान और प्रभुसत्ता को स्थापित करने वाला ऐसा बड़ा अभियान देश ने इससे पहले कभी नहीं देखा था। गृह मंत्रालय के आंकड़ों पर अगर गौर कीजिए तो इस साल 90 से भी ज्यादा टॉप नक्सली कमांडर मारे जा चुके हैं, 104 की गिरफ्तारियां हुई है और 200 से ज्यादा नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है, जिन्हें मुख्य धारा में लाने की कोशिशें तेज हुई हैं। साल 2024 में 290 नक्सलियों को सुरक्षा बलों ने मार गिराया था और 1100 से ज्यादा को गिरफ्तार किया था और 881 ने सरेंडर किया था। 2004 से 14 के बीच नक्सलियों ने पूरे देश में 16,463 घटनाओं को अंजाम दिया था और 1851 सुरक्षा बलों को कुर्बानी भी देनी पड़ी थी, जबकि मोदी सरकार में यह घटना घटकर 7,000 के करीब थी और इस दौर में 500 सुरक्षाकर्मी शहीद हुए हैं। तो आतंक पर मोदी सरकार की जीरो टॉलरेंस की नीति ने आंतरिक सुरक्षा को मजबूत करके आम लोगों को संविधान में मिले उनके जीने के अधिकार और सुरक्षा का पूरा भरोसा दिया है। ये लाल आतंक का खात्मा इस बात को साबित कर रहा है। तो छत्तीसगढ़, जहां पर यह अबूझमाड़ का जंगल है, जहां से सफाया हुआ है, और बस्तर भी, तो उसके छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का कहना है कि जो नक्सली मुख्यधारा से जुड़ रहे हैं, सरकार उनके हितों के लिए काम करेगी। छत्तीसगढ़ ही नहीं, देश के लिए आज के इस दिन को ऐतिहासिक दिन कह सकते हैं। आज बहुत बड़ी संख्या में नक्सली हमारे देश के संविधान पर विश्वास करते हुए विकास की मुख्यधारा से जुड़ने जा रहे हैं और उनका स्वागत है। सरकार उनके लिए पुनर्वास के लिए और मतलब जो विकास की मुख्यधारा से जुड़ते हैं उनके लिए बहुत कुछ अच्छा सोची है। उनको अच्छा पुनर्वास भी देंगे, उनका स्किलिंग भी कराएंगे, रोजगार से जोड़ने का काम भी होगा, ये सब करेंगे। तो वहीं छत्तीसगढ़ के डीजीपी ने कहा कि सरेंडर कर रहे युवाओं को मुख्य धारा से जोड़ा जाएगा तो बस्तर का भी विकास होगा। उन्मूलन क्या, बस नक्सल दान देने के लिए जिस प्रकार की अपील नक्सल के संगठनों ने भी की है और हम लोग तो लगातार करते आ रहे हैं कि जो युवा इस तरह से भटक रहे थे, वास्तव में वो लड़ रहे थे बस्तर की जनता के लिए, लेकिन उनको ये पता चला है कि वो जनता के लिए नहीं लड़ रहे थे, वास्तव में वो जनता का नुकसान कर रहे थे। बस्तर का विकास इतने सालों में नहीं हुआ। अब अगर वो सब मिल के योगदान करेंगे तो बस्तर आगे बढ़ेगा। तो किस तरह से लाल आतंक का खात्मा हो रहा है और जो एक डेडलाइन दी गई थी 31 मार्च 2026 की, उससे पहले ही खात्मा हो रहा है। इसी पर बात करने के लिए सोमेश पटेल हमारे संवाददाता जुड़ रहे हैं और साथ में स्टूडियो में हमारे सलाहकार संपादक विनोद मिश्र जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मैं पहले सोमेश के पास चलता हूं। देखिए पीछे बिल्कुल जंगल दिखाई पड़ रहा है, अबूझमाड़ में भी ऐसा ही जंगल है और
नक्सली ऐसे ही जंगलों में छुपा करते थे। सोमेश, जिस तरह से ये बड़ी संख्या में आत्मसमर्पण, इससे ये बिल्कुल और ज्यादा साफ हो गई तस्वीर कि 31 मार्च 2026 की जो डेडलाइन है उससे पहले ही इस देश से लाल आतंक का पूरी तरह से खात्मा हो जाएगा। जी लालचंद, आपको मैं जरूर बताना चाहूंगा, छत्तीसगढ़ का आज का दिन काफी ऐतिहासिक है, क्योंकि इतनी बड़ी संख्या में नक्सलियों ने कभी सरेंडर नहीं किया था। बस्तर में 200 से ज्यादा नक्सलियों ने आज सरेंडर किया है, जिसमें सेंट्रल कमेटी के मेंबर थे जिनके ऊपर 1 करोड़ रुपए का इनाम था, उन्होंने भी आज सरेंडर किया है। मैं दूसरी बातें आपको बताना चाहूंगा, कल बड़ी संख्या में नक्सली अपने हाथों में AK-47 लेकर आ रहे थे। कांकेर के इलाके से, सुकमा के इलाके से, बीजापुर के इलाके से बड़ी संख्या में नक्सली आ रहे थे, जगदलपुर पहुंचे हैं और सुरक्षा बलों के सामने, यानी कुल मिला के ये कहा जा सकता है सुरक्षा बलों के सामने बड़ी संख्या में 200 से ज्यादा नक्सलियों ने सरेंडर किया है। आज सबसे बड़ी बात यह थी कि जो सुरक्षा बल थे और पुलिस विभाग के वरिष्ठ अफसर थे, उनके सामने उन्हें संविधान का किताब दिया गया। स्थानीय लोगों ने उनका स्वागत किया, स्थानीय लोगों ने उन्हें गुलाब का फूल दिया गया है। नक्सलियों के पास से बड़ी संख्या में आधुनिक हथियार भी मिले हैं, जिनमें AK-47 है, हथियार हैं, इंसास राइफल है। तो कुल मिला के ये कहा जा सकता है कि बस्तर में जो लाल आतंक था, वो लाल आतंक खत्म हो रहा है। मैं आंकड़ों की भी अगर मैं बात करूं तो 2024 से लेकर अब तक सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता मिली है। करीबन 400 से ज्यादा नक्सलियों को इनकाउंटर पे मार गिराया गया है, 2100 से ज्यादा नक्सलियों का आत्मसमर्पण हुआ है और 1700 से ज्यादा नक्सलियों की गिरफ्तारी हुई है। कुल मिला के ये कहा जा सकता है कि जो बस्तर में जो जिस तरह से नक्सलियों की गतिविधि देखने को मिलती थी, जो अबुझ माड़ इलाका हुआ करता था, अबुझ माड़ इलाका नक्सलियों का कोर इलाका हुआ करता था, माने उस इलाके में सुरक्षा बलों को पहुंचना सबसे बड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ता था। आज उस इलाके में कैंप खुल गए हैं और सुरक्षा बल के जो जवान है उस इलाके में पहुंचकर लगातार नक्सलियों का सफाया कर रहे हैं। और जिस तरह से ये भी देखा जा सकता है कि आज इतनी बड़ी संख्या में बिल्कुल इस दबाव के बाद ही ये सरेंडर हुआ। मैं लौटता हूं सोमेश आपके पास। विनोद जी, आखिर ये जो एक बीच में याद होगा कि डी राजा जो कम्युनिस्ट पार्टी के नेता हैं, उन्होंने एक प्रस्ताव दिया था सीज फायर का, और गृह मंत्री ने कहा नो सीज फायर, या तो सरेंडर या फिर ऊपर। उसी दबाव का ये असर हम देख रहे हैं महाराष्ट्र से लेकर छत्तीसगढ़ तक। विनोद जी, लाल जी, आज जो आप तस्वीर दिखा रहे हैं लोगों को, ये ऐतिहासिक दिन है। ऐतिहासिक दिन इसलिए भी आप कह सकते हैं कि जिनके हाथों में बंदूकें थी, उनके हाथ में आज संविधान है। आप देखिए इस खूबसूरत तस्वीर को जी। ये ऐतिहासिक दिन उन लोगों को भी देखना चाहिए जो संविधान खतरे की बात करते थे, और उन्होंने ये नहीं कभी समझा कि देश के 190 ऐसे जिले हैं जो नक्सल प्रभावित जिले थे, जिसमें समानांतर सरकार चलती थी, कोई संविधान नहीं था। तब की सरकारें संविधान खतरे की कभी भी उनको एहसास नहीं हुआ। ये संविधान है कि AK-47 छोड़ के इनके जवानों का जो मुख्य धारा से जुड़े हैं, उनके हाथ में संविधान दिया गया। तो संविधान की प्रभु सत्ता आज अबुझमाड़ के जंगल में है, जो अबुझमाड़ एक अबूझ बना हुआ था। एक वो अबूझ जो आप सोचिए कि अबुझमाड़ के उस ऑपरेशन के लिए कितने सैकड़ों जवान, हमारे सुरक्षा बल के जवान शहीद हुए हैं, और उसके बावजूद अबुझमाड़ की पहेली कभी नहीं सुलझी। और वो इसलिए नहीं सुलझी कि दिल्ली के सत्तासीनों ने कभी इसको सुलझाना नहीं चाहा। और वक्त बदला, ये नए भारत का दौर है, ये नए भारत का नेतृत्व है कि जिसने ये संकल्प लिया कि ये 31 मार्च 2026 तक नक्सल मुक्त भारत होगा। तो उसकी शुरुआत अबुझमाड़ के जंगल से हुई, और वो जंगल में आप देखिए कि ये लास्ट फेज है, जिसको अमित शाह कह रहे थे कि उत्तरी बस्तर का नक्सल लगभग सफाया हो गया है, दक्षिण बस्तर में जो कुछ छिटपुट घटनाएं हो रही है भी उसको भी चंद महीनों में उसको खत्म किया जाएगा। तो ये भारत के संविधान की, भारत की संप्रभुता की, भारत की प्रभुसत्ता की, ये आप ये देखिए कि कितनी बड़ी कामयाबी है। और ये आज का दिन कितना बड़ा दिन है कि आज पूरे नक्सल आंदोलन में उसके कोई टॉप लीडर नहीं है। सबसे टॉप लीडर जो वेणुगोपाल सोनू हैं, उन्होंने परसों महाराष्ट्र में सरेंडर किया था। बसावरा राजू मारे गए हैं। अब जो भी घटनाएं हो रही है, होगी छिटपुट घटनाएं, वो कोई नेतृत्व नहीं है। और इस हालत में मुख्यधारा में लौटना उनकी मजबूरी होगी, और उनके हाथ में आज न कल फिर वही संविधान देखेंगे। ये भी देश को समझना चाहिए और गौर करना चाहिए। जो संविधान आप बता रहे हैं उनके हाथ में, मैंने वो तस्वीर देखी,
वो लाल भी नहीं है और वो अंदर से खाली भी नहीं है। वो संविधान देखने के बाद ही लग रहा है कि हाँ ये सही वाला ओरिजिनल सही संविधान है। ये बड़ा मैसेज है लाल जी, ये मैसेज इतना बड़ा है कि आप देखिए कि आजादी के इतने वर्षों के बाद आपका वो कई आदिवासी इलाका था वो मुख्यधारा से नहीं जुड़ा, वहां विकास की रोशनी नहीं पड़ी। आज अगर बस्तर के उस अबुझमाड़ के इलाके में आप अगर देखिए कि स्कूल चलना शुरू है, गढ़चिरौली में पहली बार बस सर्विस शुरू हुई है। अच्छा, हमने इस पर रिपोर्ट भी दिखाई थी जब स्कूल की घंटी दिखाई है। पहली बार झारखंड के बूढ़ा पहाड़ में जब नक्सल को खत्म किया गया तो वहां पहली बार लोग इलेक्शन वोट करने आए जी। तो भाई इस देश के सत्तासीनों ने संविधान के अंदर में जो वोट देने का अधिकार उन आदिवासियों का है उसके लिए चिंता कभी क्यों नहीं की। बिल्कुल। तो ये इस देश की प्रभुसत्ता ने, इस देश के नेतृत्व ने ये करके दिखाया है। उनको वोट का अधिकार दिया है, उनको मुख्य धारा में लाया है, तो उनको विकास का जो रफ्तार है उसके घर तक पहुंचाया है। बिल्कुल, ये सबसे बड़ी कामयाबी है और आज का दिन भारत के लिए ऐतिहासिक दिन है। बिल्कुल, हमें वो दिन भी याद है जब खुद तो ये नक्सली वोट नहीं देते थे, दूसरे जो वोट देते थे उनके अंगूठे तक काट लिए जाते थे। ये भी दिन हमें याद है। लेकिन सोमेश, जो नक्सली सरेंडर कर रहे हैं, हमने वो बात तो की कि केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि नहीं कोई सीज फायर नहीं, या तो सरेंडर या ऊपर। लेकिन जो सरेंडर कर रहे हैं उसके लिए पुनर्वास पैकेज, ताकि उनको एक अच्छी जिंदगी मिल पाए मुख्यधारा में। आज विष्णुदेव साई भी इस पर कुछ कह रहे थे। क्या कुछ एक कंप्लीट पिक्चर दिया गया, क्या कुछ कंप्लीट नक्शा दिया गया है मुख्यधारा में शामिल होने वालों के लिए? जी लालचंद, आपको मैं जरूर बताऊंगा। जिस तरह से केंद्र सरकार और राज्य सरकार पुनर्वास नीति चला रही है, जिस तरह से जो बड़ी संख्या में जो नक्सली आत्मसमर्पण करते हैं उनके परिवारों को पुनर्वास नीति के तहत केंद्र सरकार और राज्य सरकार की योजना का लाभ दिया जाता है, उन्हें नौकरी दी जाती है, उन्हें शिक्षा दी जाती है, उन्हें मेडिकल सुविधा दी जाती है, वो तमाम जो सुविधा मिलनी चाहिए आम इंसान को, जो सुविधा मिलती है उस इलाके में आज उन्हें सुविधा मिल रही है। तो कुल मिला के ये कहा जा सकता है कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार की नीतियों का उन्हें लाभ भी मिलेगा। जिस तरह से आज बड़ी संख्या में 200 से ज्यादा नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है, तो जिस तरह से छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने उन्होंने भी कहा है कि इन नक्सलियों को हर उस योजना का लाभ मिलेगा जो आम नागरिकों को उस इलाके में मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं जिस तरह से सरकार की पुनर्वास नीति है, तो कहीं ना कहीं इन्हें उस योजना का लाभ मिल रहा है। दूसरी महत्वपूर्ण बात आपको मैं बताना चाहूंगा, अबुझमाड़ का मैं जिक्र कर रहा था। अबुझमाड़ वही इलाका है जहां नक्सलियों की पाठशाला लगा करती थी। माने उस इलाके में सुरक्षा बल के जवान कभी नहीं घुस पाते थे। अगर सुरक्षा बल के जवान उस इलाके में जाने की कोशिश करते थे तो कहीं ना कहीं बड़ी घटना देखने को मिलती थी। लेकिन आज उस इलाके में सुरक्षा बलों ने कैंप स्थापित कर दिया है। आसपास के इलाकों में लगातार जो ग्रामीण जो लोग थे, कभी ना कभी जो भटके रहते थे नक्सलियों की, जो जिस तरह की जो घटनाएं शामिल होती थी, आज वो ग्रामीण भी सुरक्षा बलों का साथ दे रहे हैं। कुल मिला के ये कहा जा सकता है कि ग्रामीण भी उनकी चपेट में नहीं आ रहे हैं, स्थानीय प्रशासन का भी वो सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि उस इलाके में, जिस इलाके में बस्तर में कभी बारूद की गंध होती थी, उस इलाके में बारूद नहीं विकास की बयार बह रही है। उस इलाके में सड़क बन रहा है, उस इलाके में पुल पुलिये बन रहे हैं, उस इलाके में शिक्षा दी जा रही है, उस इलाके में स्कूल की घंटी बज रही है, और आजादी के बाद पहली बार उस इलाके में ध्वजारोहण भी हुआ था। जी लालचंद जी, बिल्कुल, ये सभी चीज का मिला जुला असर है। निश्चित तौर पर दबाव है, निश्चित तौर पर पुनर्वास है, निश्चित तौर पर इलाके में विकास है, जहां विकास की धारा पहुंची है, इन सभी का असर है। और आज मुझे अपने एक सहकर्मी कैमरा पर्सन की याद आ रही है, जिन्होंने ऐसे ही इलाके में अपनी जान गंवा दी थी एक चुनाव के कवरेज के दौरान। मुझे लगता है कि उनकी आत्मा को जरूर शांति मिल रही होगी। ऐसे बहुत सारे लोग, सुरक्षा बल हैं, आम नागरिक हैं, आम आदिवासी हैं, जिनकी इन लोगों ने भेंट ले ली थी। एक चीज जोड़ना चाहूंगा, इन तीनों चीजों का मिला जुला असर जो आज हम देख रहे हैं। मैं एक चीज जोड़ना चाहूंगा, ये देखिए सबसे बड़ी चीज है नैरेटिव्स का। जी, ये वामपंथी उग्रवाद जिसको एक नैरेटिव्स में देते हुए अर्बन नक्सल की बात जब कहते हैं 2014 के बाद, ये काफी जोर से इस बात की चर्चा हुई, तो उस नैरेटिव को कैसे खत्म किया गया, ये पूरा इकोसिस्टम जो था। बिल्कुल, तो हम बराबर ये बात कहते थे कि नक्सल की ये लड़ाई छत्तीसगढ़ से नहीं लड़ी जाएगी, इसे दिल्ली से लड़ा जाएगा। जब
तब ये मैं समझ रहा नक्सलवाद हूं। खत्म होगा। आप ओवर द ग्राउंड अर्बन नक्सल्स की बात कर रहे हैं। मैं वही कह रहा हूं कि ये जितने सारे चीजें छत्तीसगढ़ से आप ये नक्सल की लड़ाई, आप चिदम्बरम साहब भी लड़ने के लिए शुरू हुए थे जी, जो ऑपरेशन ग्रीन हंट शुरू किया था, और सलवा जुडूम, और एक 10 दिन के अंदर में चिदम्बरम साहब ने कह दिया कि ऑपरेशन ग्रीन हंट जो है मीडिया की उपज है। वो उस ऑपरेशन के नाम लेने से भी ये खतराने लगे। वो इसका मतलब साफ था कि वो पूरा इकोसिस्टम जो था, और दिल्ली में अर्बन नक्सल की जब बात आप कहते हैं, उनका नेक्सस इतना भयानक था कि आप इस जघन्य जो लहूलुहान हो रहा था गरीब आदिवासियों का, लोगों का, अपने मीडिया कर्मी की आपने बात की जो इलेक्शन कवरेज में गया था, जी जी, और वो सारी चीजों को जस्टिफाई किया जाता था, और वो जस्टिफिकेशन दिया जाता था इस लोकतंत्र में, इस भारत के समृद्ध लोकतंत्र में, इस भारत के महान संविधान में। तो आप उसका जस्टिफिकेशन को देखिए कि आज इसका उत्तर ये दिया गया है कि आज जब बंदूक छोड़ के मुख्यधारा में वो संविधान अपने हाथ में लिया है, जो इस बात को यह जाना है कि भारत का लोकतंत्र उन्हें भी उतना अधिकार देता है जितना इस देश में किसी और दूसरे नागरिक को है, और यह विश्वास जब उसको हुआ है, तब आप देखिए कि वो आप किसी बहकावे में नहीं है। जो बात अब सुमेश पटेल कह रहे थे, आप ये देखिए कि अभी पिछले 2 साल में 190 जिला घटते घटते 70 जिला पे आया, और आज नक्सल प्रभावित 3 जिले हैं, सिर्फ 3 देश के 3 जिले। ये लड़ाई दिल्ली से लड़ी गई है, और ये लड़ाई इस पूरे नैरेटिव को खत्म किया गया है, तो देश की सूरत बदली है, नक्सल इलाके की सूरत बदली है। बेशक वो भी एक दौर था, वो भी एक दौर था जब इनके सारे कारनामों को सही ठहराया जाता था, इनके लिए सहानुभूति, बड़े बड़े लेख लिखे जाते थे, सेमिनार होते थे, बड़े बड़े प्रोग्राम होते थे। लेकिन अब दौर बदल चुका है, सरेंडर या ऊपर वाला दौर है। बहुत बहुत शुक्रिया सोमेश जुड़ने के लिए इस खबर पर और चर्चा करने के लिए। और विनोद जी, आप अभी हमारे साथ बने रहिएगा, क्योंकि आज की खास चर्चा हम खास मेहमानों के साथ करने वाले हैं बिहार के चुनावी तस्वीर पर। आज वहां पहले चरण के नामांकन का आखिरी दिन था, क्योंकि 3 बजे ये खत्म हो गया। किसकी किसकी बन पाई बात और किसकी रह गई बात, और आगे किस तरह से क्या कुछ होना है, इस पर चर्चा करेंगे छोटे से ब्रेक के बाद। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। स्वागत है ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं डीडी न्यूज पर। इस वक्त जैसा कि ब्रेक पर जाने से पहले बताया था कि अब हम बात करने वाले हैं बिहार के चुनावी संग्राम पर, जहां आज नामांकन के लिए जो पहले चरण का नामांकन का आखिरी दिन है, बल्कि यूं कहिए 3 बजे खत्म हो चुका है, तो बिहार के चुनावी संग्राम पर खास चर्चा करेंगे खास मेहमानों के साथ। लेकिन पहले जरा कुछ बड़ी बातें देख लीजिए। पहले चरण के नामांकन का आज अंतिम दिन है, लेकिन सीटों को लेकर महागठबंधन में साफ तस्वीर नहीं दिख पाई। उधर एनडीए में सीटों को लेकर सब कुछ तय हो गया, लेकिन कुछ सीटों पर वहां भी तकरार बनी हुई है। हालांकि अपने अपने दावे को लेकर 2 बड़े गठबंधन जनता के बीच जोर शोर से चुनाव प्रचार भी कर रहे हैं। इसी क्रम में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 3 दिनों के दौरे पर बिहार में हैं। इस दौरान वो कई बड़ी जनसभाओं को संबोधित कर रहे हैं। आज उन्होंने सबसे पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात की। बिहार के दौरे में अमित शाह ने यह भी किया है कि एनडीए नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ रहा है। तो अमित शाह ने जोर देकर कहा है कि हमने गठबंधन में सरकार चलाई और सहयोगियों को सम्मान दिया है। हालांकि जो विपक्षी इंडी गठबंधन है, महागठबंधन जिसको बिहार में कहते हैं, उसमें यह भी कहा जा रहा है कि गठबंधन में उधर सब कुछ भी उधर भी ठीक ठाक है, लेकिन मुख्यमंत्री के सवाल पर खामोशी तो उधर अभी तक कायम है। और सीट शेयरिंग से पहले महागठबंधन में कई दलों ने अपने उम्मीदवारों को टिकट बांट दिया, लेकिन वीआईपी मुकेश सहनी की जो पार्टी है, उसको आखिरी दिन में कुछ ही सीटों पर संतोष करना पड़ गया है। बड़ी मशक्कत के बाद कांग्रेस ने कल अपनी पहली सूची जारी करते हुए 48 सीटों पर अपने उम्मीदवारों का ऐलान किया था। हालांकि पार्टी को कई जगहों पर फ्रेंडली फाइट का भी सामना करना पड़ सकता है। उधर एनडीए ने 243 सीटों पर उम्मीदवार घोषित कर दिया, लेकिन कुछ सीटों पर नाराजगी वहां भी बनी हुई है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का दावा है कि एनडीए अब तक की सबसे बड़ी जीत दर्ज करेगा।
उन्होंने कहा, हम मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और पीएम मोदी के काम पर वोट मांग रहे हैं। हालांकि विपक्ष नीतीश कुमार की सफलता और उनके स्वास्थ्य को बड़ा मुद्दा बनाकर महागठबंधन की सरकार बनाने की कोशिश कर रही है। जनता में चुनाव को लेकर बिहार में तो ऐसे भी चर्चा होती है तो जबरदस्त उत्साह बना हुआ है। जनता के इसी उत्साह के कारण तीसरे खिलाड़ी और चौथे खिलाड़ी प्रशांत किशोर और असदुद्दीन ओवैसी जैसे नेता भी अपने को बिहार में किंग मेकर की भूमिका में आने की उम्मीद रख रहे हैं। लेकिन पिछले वर्षों में बिहार ने गठबंधन को पूर्ण बहुमत से स्थिर सरकार चलाने का जनादेश दिया है। तो देखना अब यह है कि इस बार जनता के चुनाव का आधार क्या होगा, किन मुद्दों पर वोट करेगी, किन मुद्दों पर नई सरकार बनाएगी। तो बहरहाल प्रचार का पूरा दौर चल रहा है। इसी क्रम में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बिहार में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि बिहार में जो जंगल राज था उसको जनता अभी तक भूल ही नहीं है। मंच पर रूडी जी पूछ रहे थे कि हम तो सीधा नॉमिनेशन से आए हैं, आप आज ही क्यों आ गए? मैंने कहा, जिस प्रचार की शुरुआत सारण से होती है उसमें विजय ही विजय आगे मिलता है। और अगर लालू के जंगल राज के खिलाफ लड़ने का संकल्प लेना हो, पूरे बिहार के युवाओं को 20 साल पहले ये लालू राबड़ी ने किस प्रकार से बांध में लेकर रखा था बिहार को, वो याद कराना हो तो छपरा सारण की भूमि से उचित जगह पूरे बिहार में और कोई नहीं है। और बिहार चुनाव के प्रचार में बीजेपी ने यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ को भी उतारा है। तो उन्होंने कहा कि विपक्ष ने वोट की डकैती को बढ़ावा दिया। जब एयरपोर्ट पर चेहरा दिखा सकते हैं तो मतदान के समय दिखाने में क्या दिक्कत है? एयरपोर्ट पर चेहरा दिखाएंगे, अपना वहां पर पासपोर्ट दिखा करके अपनी फोटो भी दिखाएंगे, लेकिन बिहार में वोटिंग होगी तो कहेंगे कि नहीं, बुर्का को छेड़ो मत, चेहरा दिखाओ मत, फर्जी वोट डलवाने दो, जिससे बिहार के गरीबों के हकों पर फिर से डकैती डाली जा सके। कांग्रेस और आरजेडी आज ये साजिश कर रही है। तो जिस मुद्दे का जिक्र योगी आदित्यनाथ कर रहे थे उसको उस समाज से भी, मुस्लिम समाज से भी समर्थन मिल रहा है। मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी बरेलवी, उन्होंने बुर्के को लेकर योगी आदित्यनाथ के इस बयान का समर्थन किया है। आदित्यनाथ जी ने जो बातें कही हैं बिहार के चुनाव में, और उसमें उनका जो कहने का परिप्रेक्ष्य है वो दरअसल है समाजवादी पार्टी का वो ऐलान, वो घोषणा जिसमें उन्होंने बुर्के पे इलेक्शन कमीशन की ऐलान शुदा बात पर विरोध का। समाजवादी पार्टी ने कहा कि बुर्के पे जो बैन लगाया है इलेक्शन कमीशन ने वो हटाया जाए या उसकी जांच पड़ताल का रुख जो है वो मोड़ा जाए। दरअसल सपा के लोगों ने इलेक्शन कमीशन की बात को, उसके आदेशों को पढ़ा ही नहीं। और आरजेडी के नेता मंगनी लाल मंडल ने महागठबंधन में जो सीटों को लेकर तकरार है उसकी बात से इनकार तो नहीं किया, लेकिन ये कहकर पल्ला झाड़ लिया कि ऐसा कुछ उनकी जानकारी में नहीं है। कौन ऐसा आदमी कह रहा है हमको नहीं मालूम है, लेकिन सब कुछ ठीक ठाक है। मुकेश सहनी की बात तो कोई हम लोगों के पास आई नहीं है जो नाराज है, उसके मामले में कोई जानकारी हम लोग को नहीं है कि वो तो सब एक्सेप्ट किया है, तो नाराजगी किस बात के लिए है। और बात सिर्फ महागठबंधन की नहीं, कांग्रेस के अंदर की भी बात है। कांग्रेस के नेता तारिक अनवर ने कांग्रेस की चयन समिति पर सवाल खड़ा किया है। बाहर आई तो हमको ताज्जुब हुआ, आश्चर्य हुआ कि उनका नाम उसमें नहीं है और उनकी जगह एक नए व्यक्ति को दिया गया। तो उसे, और जबकि दूसरी तरफ हमने ये देखा कि
25,000 से 28,000 से 32,000 से हारे हुए लोगों को दोबारा उनको मनोनयन किया गया, उनको दोबारा मौका दिया गया। तो ये चयन समिति ने क्या आधार बनाया कुछ समझ में नहीं आता। तो बिहार में दोनों प्रमुख खेमे में भी और फिर दो नए खिलाड़ी इस बार और हैं, प्रशांत किशोर, असदुद्दीन ओवैसी। असदुद्दीन ओवैसी को तो खैर नए नहीं कहिए, पिछली बार भी सीमांचल में उन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया था। तो बिहार में किस तरह का परिदृश्य बन रहा है और किसकी बात बन पाई गठबंधन की और कितनी बन पाई, इन्हीं सब मुद्दों पर आज चर्चा कर रहे हैं हम, खास चर्चा। और इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ रहे हैं डॉक्टर कौशल कांत मिश्रा जी, जो बीजेपी के प्रवक्ता हैं। बहुत बहुत स्वागत कौशल कांत मिश्रा जी। साथ में प्रमोद कुमार मिश्रा जी हैं, जो कि आरजेडी के प्रवक्ता हैं। बहुत बहुत स्वागत प्रमोद जी। और हमारे साथ हमारे सलाहकार संपादक मिश्र जी भी यहाँ पर स्टूडियो में जुड़े। आप विनोद जी कुछ कह रहे थे क्या? प्रमोद कुमार जी हैं, मिश्रा उनका नाम। अच्छा, प्रमोद कुमार जी हैं जी। प्रमोद कुमार जी करेक्शन के साथ जी। हाँ जी, प्रमोद सिन्हा। प्रमोद सिन्हा जी हैं। जी, तो करेक्शन कर लीजिएगा, इनका नाम प्रमोद सिन्हा जी है। बहुत बहुत स्वागत प्रमोद सिन्हा जी आपका भी इस चर्चा में। धन्यवाद। मैं विनोद जी से जरा चर्चा को आगे बढ़ाता हूँ। विनोद जी, बात में क्या मतलब, मुकेश सहनी का जो पूरा एपिसोड चला है उससे ये लगता है कि कहीं ना कहीं अभी तक भी, अभी जब हम बात कर रहे हैं तो तीन से ज्यादा बज गया, 3 बजे तक नामांकन का था, अभी तक भी क्या उस खेमे में, महागठबंधन के खेमे में बात नहीं बन पाई है और मुकेश सहनी को इसकी कीमत चुकानी पड़ी है? लाल जी, हम आप चाहे इसको जिस रूप में चर्चा करें, लेकिन कांग्रेस के प्रवक्ता तो कहते हैं ये शादी विवाह जैसा इलेक्शन का उत्सव होता है। तो उनको तो ये उत्सव दिख रहा है कि कांग्रेस में किस तरह से, अभी आपने तारिक अनवर साहब का सुना, तो बहुत सीनियर लीडर हैं तारिक अनवर साहब, और वो जिस तरह से नाराजगी दिखा रहे थे, तो जाहिर सी बात है, जाहिर सी बात है कि वो मैसेज क्या देना चाहते हैं जी। देखिए, सबके अपने अपने तर्क है। इलेक्शन के समय में बात सही है, कांग्रेस प्रवक्ता भी कह रहे थे भाई ये शादी विवाह में, ये जश्न के समय भी इलेक्शन में होता है, गुत्थम गुत्था होती है, तो ये है, उसमें कोई ये नहीं है। लेकिन सवाल ये है कि आखिर कांग्रेस पार्टी को लास्ट दिन में कल 48 सीटें का इसमें उम्मीदवारों का लिस्ट देनी पड़ी थी जी। जब कांग्रेस पार्टी इतने दिनों से प्रचार कर रही थी, कन्हैया कुमार से लेके राहुल गांधी सारे उसमें यात्रा पे निकले हुए थे, तब आते आते उनको ऐसी क्या दिक्कत हुई कि नामांकन से एक दिन पहले आपको लिस्ट देनी पड़ी? इससे पहले आपकी चर्चा कहाँ हुई? दूसरी बात है कि देखिए, अभी एनडीए में भी अगर 243 सीट पे एनडीए में कोई कंफ्यूजन नहीं था, सीट तो उन्होंने डिक्लेयर कर दिया सब पार्टी के, लेकिन कुछ सीटों पे अभी उनके यहाँ भी है, हो सकता है कि वहाँ फ्रेंडली मैच भी हो जाए। तो ये फ्रेंडली फाइट तो, लेकिन यहाँ पे आप आरजेडी में देखेंगे और कांग्रेस में देखेंगे, सीपीआई सीपीएम देखें, तो कई जगह आपको फ्रेंडली फाइट दिखेगा जी। ये सब फ्रेंडली फाइट दिखता है, तो फिर जनता में आप जो मैसेज देना चाहते हैं चट्टानी एकता का और विपक्ष की एकता और या गठबंधन की एकता का, वो सुर आपको बदलता है। वो सुर में आपका वो बहुत शानदार तरीके से आपका लॉजिक नहीं बनता। बिल्कुल। लेकिन इंपॉर्टेंट है कि आज जब इलेक्शन में रैलियों का रेला शुरू हुआ है, उस रेला में अब इलेक्शन बिहार का मूड किस तरह से बदल रहा है और किस तरह से मुद्दे जो बिहार में वो लाए जा रहे हैं। अमित शाह ने साफ कहा कि हम सीएम नीतीश कुमार और पीएम प्रमोद अपने पीएम मोदी के जो काम है उसके आधार पे वोट मांगेंगे जी। अब यहाँ पूरे विपक्ष में महागठबंधन में सीधे सीधे नीतीश कुमार के इतने दिन का जो 15-20 साल का शासन है उसको एक तरह से वो फेल बता रहे हैं, नीतीश कुमार को अस्वस्थ बता रहे हैं जी जी। वो उनका एक मुद्दा है। अब इन मुद्दों के बीच में योगी आदित्यनाथ का भी एक कमाल का मुद्दा है, बुर्का का मुद्दा। अब ये मुद्दा योगी आदित्यनाथ ने जो उठाया है कि आप बिहार में किस तरह की सियासत कर रहे हैं। 1995 में टीएन सेशन का ये एक तरह से इलेक्शन कमीशन का ये वहां से नियम बना हुआ है, फोटो आइडेंटिटी का। आप जब इलेक्शन बूथ पे आएंगे तो आपकी पहचान होगी जी। उस पहचान में आप ये कहेंगे कि बुर्का पहना हुआ है उसकी पहचान नहीं होगी। ये इलेक्शन कमीशन ने पहले साफ किया है कि भाई आंगनबाड़ी की सेविका है वहां या महिला कोई भी वहां रिप्रेजेंटेटिव है, वो आइडेंटिफिकेशन का पुख्ता ये जांच करेगी। ठीक है। तो इस पे जो आरजेडी और कांग्रेस ने ये अपना रुख बनाया है, वो मुझे लगता है कि उसमें उनको और जवाब देने की जरूरत है। बिल्कुल बिल्कुल, ये सारे सवाल तो उठ रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है इन सारे सवालों से ज्यादा बड़ा न खुदा मिला न विशाले सनम, न इधर के रहे न उधर के रहे। मुकेश सहनी जी एनडीए से आपकी तरफ आए थे, प्रमोद कुमार सिन्हा जी
बड़ी उम्मीदों के साथ आए थे, 60 सीटों की उम्मीदें लेकर अपने आप को उप मुख्यमंत्री का उम्मीदवार भी घोषित कर रहे थे। ये क्या कर दिया उनके साथ आप लोगों ने? आपका कांग्रेस के साथ जो अंडरस्टैंडिंग है वो सब ठीक है, ये मुकेश सहनी जी को कहां लटका दिए त्रिशंकु की तरह, बताइए। देखिए, महागठबंधन में जो भी शामिल दल हैं, उन तमाम दलों के बीच में एक आपसी समन्वय है, और समन्वय जो है वो बरकरार है। उसमें कहीं कोई दिक्कत और परेशानी है ही नहीं, और जिनको जितने सीटों पर लड़ना था वो लड़ रहे हैं। अब आज तो आप नामांकन का अंतिम तिथि है, और जिन प्रत्याशियों को पहले फेज में नामांकन करना था, तो जो महागठबंधन में शामिल जो दल हैं वो अपने अपने प्रत्याशियों को उन्होंने देने का काम किया है, और वो अपने अपने नामांकन कर रहे हैं। तो अब कहाँ कोई दिक्कत और परेशानी है? दिक्कत और परेशानी तो है नहीं। नहीं, मैंने इसलिए कहा क्योंकि मुकेश सहनी ने खुद कहा था महागठबंधन बीमार है, सारे डॉक्टर दिल्ली में जा रहे हैं इलाज करवाने के लिए, लेकिन मुझे लगता है कि इलाज हुआ नहीं। अब देखिए, आपने कहा ना, तो उस अगर बात को लीजिएगा तो जीतन राम मांझी जी ने क्या कहा? जीतन राम मांझी वो भी बयान सामने है, सही बात। एनडीए को जो है, हमको जो 6 सीटें मिली हैं, कम मिली हैं, तो एनडीए को इसका नुकसान भुगतना पड़ेगा। वो वाला मैं कौशल जी से पूछूंगा। उपेंद्र कुशवाहा जी ने कहा कि बादलों की बारिश हमारे ही ऊपर इन लोगों ने उधर वाली सारी बातें मैं कौशल जी से पूछूंगा। प्रमोद जी, उधर वाली बात पूछूंगा कौशल जी से, आप मुझे इधर वाली बात बताइए। ये जो तो मुकेश सहनी, अब तो हमारे यहाँ से कहीं कोई दिक्कत और परेशानी तो है नहीं। देखिए, महागठबंधन में शामिल तमाम जो दल हैं, उनका सिर्फ और सिर्फ एक ही उद्देश्य है कि जो 20 वर्षों से ये नकारा निकम्मी और जो है खटारा सरकार है, उसको कैसे जो है बाहर किया जाए। आखिर बिहार जो दंश झेल रहा है, बेरोजगारी का, पलायन का, भुखमरी का, महंगाई का, उससे कैसे हम निजात बिहार की जनता को दिलाने का काम करें, महागठबंधन का उद्देश्य ये है। और बिहार में कैसे पढ़ाई लिखाई, दवाई, कमाई, सिंचाई, सुनवाई और करवाई वाली सरकार उस पर हम लोग काम करने वो वाला छूट गया सर। बिहार SIR और वोट चोरी वाला छूट गया आपसे। SIR और वोट चोरी वाला आप बोले ही नहीं। नहीं, देखिए, बिहार जब छोड़ दिया लगता है उसको। जब सुन लीजिए ना, आपने SIR की बातें की, तो SIR पर तो हम लोग इतने सजग थे। हम लोग सड़क से लेके सदन और पास्ट टेंस में चला गया, भूतकाल में थे, ठीक है, और उच्चतम न्यायालय के जाने के उपरांत ही आपने देखा कि आधार को शामिल किया गया। जी तो कई सारी बातें की जा रही थी। ठीक है, कौशल कांत मिश्रा जी, आपसे सवाल यही कि ठीक है, उधर तो वास्तव में बात मतलब एकदम लास्ट मिनट तक, मतलब अभी भी हम श्योर नहीं हैं कि पहले चरण के लिए कितनी सीटों पर महागठबंधन में अंडरस्टैंडिंग बनी। इस समय भी मैं ये कह रहा हूं कि हमें खुद जानकारी नहीं कि फाइनली बन पाई कि नहीं बनी, लेकिन आपकी तरफ बनी। लेकिन बनने के बाद भी कई जगह पर JDU के भी कैंडिडेट हैं, चिराग पासवान जी के भी कैंडिडेट हैं LJP के, तो समस्या तो आपकी तरफ भी है। और जो अभी प्रमोद जी बयानों का जिक्र कर रहे थे, खासतौर पर जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा के बयानों का, तो समस्या तो उधर भी है। डॉक्टर कौशल कांत मिश्रा जी। लालचंद जी, सारी समस्याएं होने के बावजूद भी एनडीए तो एक साथ खड़ा है। जब डिसीजन हो चुका और होने के बाद सब उस पर एग्री कर रहे हैं, अपने मन की फीलिंग तो किसी को भी होती है ना, अपने को बड़ा करने की। हर दल चाहता है कि उसके दल का, हर क्षेत्रीय दल चाहता है कि उसके दल का जो मुखिया हो वो चीफ मिनिस्टर बन जाए उस स्टेट का। ये कार्यकर्ता की इच्छा होती है, पर उसके बाद भी उस दल का मुखिया क्या कह रहा है, हम सेटिस्फाई नहीं, लेकिन फिर भी हम एनडीए के साथ हैं। करेक्ट ना? हाँ, ये तो बात सही है। जीतन राम मांझी का ही बयान ले लीजिए, तो ये कहा था उन्होंने, एक दूसरे के खिलाफ आने वाली बात नहीं, अपने मन का एक रिजनमेंट है जिसको बता रहे हैं वो, ठीक है। लेकिन उसके बाद भी सब एकजुट होकर के एक साथ है। अभी ये अपने कैंडिडेट डिसाइड कर रहे हैं और हम अपने चुनावी लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। हम अपने लक्ष्य की तरफ चल रहे हैं और हमारा काम है कि ये समझिए कि बिहार की जनता आज तक नालंदा को भूल नहीं पाई, उसने बख्तियार खिलजी को माफ नहीं किया, तो आरजेडी के जंगल राज को कहां से माफ कर देगी? वो तो सैकड़ों साल पहले हुआ था, उसको बिहार ना भूल पाया। तो ये तो 20 साल पहले हुआ था। वो जंगल राज, वो डकैती, वो चोरी, वो अपहरण, ये सारी इसके अलावा ध्यान में है। इन सब के अलावा आप बुर्का वाला मुद्दा कहां लेकर चले गए? उत्तर प्रदेश से बिहार ले गए बुर्का वाले मुद्दे को। अरे भाई, लाभार्थी की योजना उठाएंगे और चेहरा नहीं दिखाएंगे।
जब उन्हें हज जाना होगा, जब उन्हें विदेश की यात्रा करनी पड़ेगी, जब उन्हें पासपोर्ट बनाना होगा, जब बैंक अकाउंट खोलना पड़ेगा, सबसे ज्यादा बैंक अकाउंट मोदी जी के राज्य में खुले। क्या कोई बुर्के के साथ बैंक अकाउंट खुला? क्या नहीं। सारे महिलाओं को जो लाभार्थी योजना मिल रही है, जो मुख्यमंत्री की योजना जिसमें महिलाओं के अकाउंट में खाते में जा रहे हैं, क्या उसमें बुर्के के साथ फोटो खिंचा के भेजा है? जब वहां पे बुर्का जरूरी नहीं है, बैंक अकाउंट में बुर्का जरूरी नहीं है, तो आखिर वोट देते समय ही बुर्का क्यों जरूरी है? पहली चीज। दूसरी चीज, एसआईआर की बात कर रहे थे, इतने सारे वोट खत्म कर दिए गए, एक भी कंप्लेन आरजेडी या इंडी गठबंधन या कांग्रेस के किसी नेता ने एक भी कंप्लेन, उन्होंने कहा वो आधार शामिल हो गया तो अब वो सैटिस्फाइड हैं। और सबसे बड़ी चीज है, आपको ये देखना पड़ेगा कि जंगल राज से सुशासन की तरफ हम कैसे चले। एजुकेशन एक्सपेंडिचर, एक समझिए कि किसी भी हेल्थ, किसी भी स्टेट आ रहा हूं प्रमोद जी, आ रहा हूं, बस इनको कंप्लीट करने दीजिए फिर शिक्षा। हाँ ठीक है, उसकी स्वास्थ्य और उसकी शिक्षा, एजुकेशन एक्सपेंडिचर 20 गुना बढ़ाया गया है जी। लिटरेसी रेट 47% से बढ़कर के 87% हो गई है जी। स्टूडेंट टीचर रेशियो 65 से घट करके 28 आ चुका है। इंजीनियरिंग कॉलेज 2 से 38 हो गए हैं। ठीक है, ये तमाम उपलब्धियां जनता के बीच रखिएगा। मेडिकल कॉलेज 6 से बढ़कर के 18 रखिएगा कौशल जी। मधुरेश नारायण हमारे संवाददाता काम पे जाएंगे। ठीक है, मैं लौटता हूं। मधुरेश नारायण हमारे संवाददाता पटना से जुड़ गए। मधुरेश, सबसे पहले आपसे ये जानना चाहूंगा, अमित शाह जी जो नीतीश कुमार जी से मिले, उसके बाद उन्होंने बाहर निकलकर क्या ये बात कही है कि बिहार में मुख्यमंत्री जो है वो नए विधायक तय करेंगे? एक तो ये बताइएगा। दूसरी बात ये बताइए कि अगर ये बयान दिया है तो इसके क्या मायने निकल रहे हैं? देखिए, बयान कुछ ऐसा नहीं है। कल एक टीवी चैनल के से इंटरव्यू के दौरान उन्होंने कहा था कि मैं कौन होता हूं मुख्यमंत्री बनाने वाला, मुख्यमंत्री तो विधायक जो दल होता है वो बनाता है। तो ये एक संवैधानिक प्रक्रिया की बात हो रही थी, जिसमें ये एक पूरा बड़ा बयान था जिसका एक हिस्सा काट करके उसको पेश किया जा रहा है। और इसमें कहीं भी उन्होंने ये नहीं कहा था कि वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आने वाले समय में मुख्यमंत्री नहीं देखना चाहते या मुख्यमंत्री नहीं बनाने वाले हैं। बस इसे महज एक प्रोपेगेंडा की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है। और आज भी सारण के तरैया में जब रैली हो रही थी तो उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ने की बात की। बीजेपी के कई शीर्ष नेता जो हैं वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ने की बात करते आए हैं। और लगातार मैं दूसरे मेहमानों के पास जाऊं, उससे पहले जरा बताइए कि जो सवाल मैं कह रहा था कि आज 3 बजे तक भी क्या महागठबंधन में तस्वीर साफ हो पाई? मुकेश सहनी की सीटें तय हुई? देखिए, मुकेश सहनी के तरफ से एक खबर आ रही है कि 15 लोगों के नाम जारी किए गए हैं, लेकिन ऐसा कोई लिस्ट अभी तक सामने नहीं आया है और कोई पुख्ती खबर भी नहीं मिली है कि वो लोग कौन हैं, उनके नाम क्या है और कहां से हैं। क्योंकि जब तक पार्टी के लेटर हेड पे ये यानी कुल मिला के अभी तस्वीर उधर भी साफ नहीं है ना? तस्वीर साफ नहीं है। विनोद जी, मैं आ रहा हूं। प्रमोद जी, विनोद जी से एक टिप्पणी लेके आ रहा हूं। विनोद जी, जैसा मधुरेश बता रहे हैं, तस्वीर उधर अभी भी साफ नहीं है, तो क्या इसका असर फिर दूसरे चरण के नामांकन पर भी पड़ेगा? जैसे पहले लाल जी, अब उनके पास में वीआईपी के उसमें उनके पास में कोई ऑप्शन नहीं रहने दिया है इस महागठबंधन ने। इसीलिए पिछली बार तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में करके जब महागठबंधन से उसको लगा मुकेश सहनी को कि हमारे साथ में धोखा हुआ, ठीक है, तो वो प्रेस कॉन्फ्रेंस से निकल के कहते हुए निकले कि हमारे पीठ में छुरा भोंक दिया। और उसके बाद फिर वो एनडीए में आए थे। एनडीए में उनको 10 या 11 सीटें मिली थी, जिसमें 4-5 सीटें उन्होंने जीती भी थी। मुकेश सहनी खुद भी जीते थे। लेकिन इस बार जो है एनडीए ने तो 243 सीटें अपने जो 5 दल हैं उनमें बांट चुके हैं जी। अब उनके पास में कोई ऑप्शन है नहीं जी। अब वो जो है कल राहुल गांधी से भी मिले हैं और 15 सीटें उनको जो मिली है, उस 15 सीटें में उसे पहले भी कोई आप ये नॉमिनेशन कर चुके हैं या करने वाले हैं, ये भी पूछना पड़ेगा। कुल मिला के सीन ये देखिए कि इसमें आरजेडी और कांग्रेस पार्टी में ये 2 बड़ी पार्टियां हैं और दोनों बड़ी पार्टियों ने अपने अपने लोगों को संतुष्ट करने के लिए अभी सबसे ज्यादा परेशान है। बिल्कुल, जनता के बीच में तो बाद में जाएंगे, पहले वो सीट मामले में अपने अपने लोगों को जो इतने दिन से उन्होंने आश्वस्त किया हुआ था, उनको टिकट दे पाएंगे या नहीं दे पाएंगे, ये बड़ा सवाल है। प्रमोद जी बताइए, प्रमोद जी बताइए कि जिस तरह का नजारा देखने को मिल रहा है, कैसे इन चुनौतियों से निपटेंगे, बताइए। देखिए, महागठबंधन ये के भीतर में कहीं कोई चुनौती नहीं है, एक बात तो ये समझ लीजिए, तो निपटने की कहीं कोई बात ही नहीं। दूसरी बात, अभी जो है भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कई चीजों का उल्लेख करने का काम किया। 2005 से लगातार
ये जंगल राज चिल्लाते हैं, लेकिन आज के वर्तमान महाजंगल राज पर ये कुछ बोलने का काम नहीं करते हैं। पटना राजधानी में जिस प्रकार से गोलियों की लगातार तरतराहट सुनाई देती है, आपको याद होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पटना आए थे रोड शो में, और रोड शो में उन्होंने गाड़ी के भीतर ही बैठ करके रोड शो करने का काम किया था, शीशा भी नहीं हटाया था जी। तो ये वर्तमान में जो जंगल राज महाजंगल राज है ना, तो तेजस्वी जी शुरू से उठाना चाहते थे, लेकिन राहुल जी आ गए वोटर अधिकार और SIR लेकर। नहीं एनसीआरबी का 2023 का इन लोगों ने आंकड़ा जारी किया है, और उत्तर प्रदेश और बिहार जो है नंबर 1 और नंबर 2। कौशल जी का एक लाइन का जवाब। कौशल जी ये नहीं बोलेंगे, नहीं अभी एक छोटा सा और ये जल्दी से कर लीजिए क्योंकि समय समाप्त हो रहा है। बिल्कुल, एजुकेशन एक्सपेंडिचर और लिटरेसी रेट पे बोल रहे थे, इनको थोड़ी सी भी शर्म नहीं आती है कि नीति आयोग के ही रिपोर्ट में। कौशल जी आपका जवाब, अपराध और शिक्षा को लेकर के इन्होंने बात उठाई है, और जो है बिहार में इंटर तक जाते जी बोलिए कौशल जी। पूरे बिहार में हर परिवार को नौकरी देने का झांसा दे करके, ये झांसा नहीं है, बीजेपी को बिहार के लोगों को बुद्धू बनाना चाहते हैं। कहाँ से लाएंगे? झूठ बोलते हैं, झूठा वादा नहीं वैसे ही कहते थे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी 2020 में कहता है नौकरी देंगे। ठीक है, चुनाव में इस तरह के चुनाव में कोई पार्टी ये भी कह सकती है कि मैं तो चांद तारे तोड़ करके दूंगा, ला करके दूंगा। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल अब जनता कितना भरोसा करती है ये बड़ी बात है। बहुत बहुत शुक्रिया प्रमोद कुमार सिन्हा जी जुड़ने के लिए, कौशल कांत मिश्रा जी, मधुरेश आपका भी जुड़ने के लिए, और विनोद जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। अभी वक्त है ब्रेक का, और ब्रेक के बाद बात करेंगे कि गुजरात में किस तरह से पूरे मंत्रिमंडल का चेहरा बदल दिया गया है, क्या है, कौन कौन से नए चेहरे हैं और इसके पीछे क्या है, यह समझने की कोशिश करेंगे ब्रेक के बाद। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। स्वागत है ब्रेक के बाद, आप देख रहे हैं DD न्यूज पर इस वक्त, और अब हम बात करने वाले हैं कि गुजरात में किस तरह पूरे मंत्रिमंडल का चेहरा बदल गया है। दरअसल गुजरात में मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल की नई कैबिनेट का गठन हुआ है। युवा नेता और पूर्व गृह मंत्री हर्ष सांघवी ने उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है। साथ ही रिवाबा जडेजा, जो रविंद्र जडेजा क्रिकेटर की पत्नी भी हैं, उनके समेत कुल 22 मंत्रियों को मंत्रिमंडल में जगह मिली है। और इनके अलावा जितेंद्र भाई बागानी और नरेश भाई पटेल ने भी शपथ ली है। अर्जुन मोढवाडिया, जो कांग्रेस से बीजेपी में आए हैं, उनको भी भूपेंद्र पटेल की कैबिनेट में जगह मिली है। और डॉक्टर प्रद्युम्न बाजा और रमन सोलंकी, इन्होंने भी पद और गोपनीयता की शपथ ली है। ईश्वर सिंह पटेल, मनीषा वकील, प्रफुल्ल पनसेरिया, ये सब स्वतंत्र प्रभार वाले राज्य मंत्री बने। इस बड़े फेरबदल में खास तौर से जातीय और क्षेत्रीय संतुलन का ध्यान रखा गया है। और इससे पहले कल ही मुख्यमंत्री को छोड़कर सभी मंत्रियों ने इस्तीफा दे दिया था। साल 2027 के आखिर तक में वहां पर विधानसभा का चुनाव हो सकता है। राज्य में बीजेपी पिछले 30 साल से लगातार सत्ता में है, तो बीजेपी आगे की तैयारी कर रही है क्या, इस फेरबदल के जरिए इसी की पड़ताल करेंगे। तो गुजरात भाजपा के नेता मयंक नायक का कहना है कि कैबिनेट विस्तार गुजरात के विकास को नई गति देगा। गुजरात के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय भूपेंद्र भाई पटेल ने आज अपने मंत्रिमंडल का विस्तार किया है। प्रधानमंत्री के नेतृत्व में विकसित भारत के संकल्प के साथ गुजरात की 6.5 करोड़ की जनता का सेवा तो करना ही है, मगर गुजरात हमेशा डेवलपमेंट में रोल मॉडल रहा है। डबल इंजन सरकार के माध्यम से गुजरात और तरक्की करे और सबको साथ लेके, सबका साथ, सबका विश्वास, सबका प्रयास और सबका सम्मान करते हुए भूपेंद्र भाई की सरकार आने वाले दिनों में गुजरात को नई ऊंचाइयों पर कैसे ले जाए, उसके लिए उन्होंने अपने मंत्रिमंडल का विस्तार किया है। तो बीजेपी बता रही है विकास को नई रफ्तार देने के लिए, लेकिन इसके पीछे क्या है? मेघना देव हमारी संवाददाता अहमदाबाद से जुड़ गई हैं इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के साथ। मेघना, हर्ष सांघवी, उनका उप मुख्यमंत्री बनना,
नए नए चेहरों को शामिल करना क्या संकेत दे रहा है, खासतौर पर साल 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर? जी लालचंद्र, देखिए 2027 में विधानसभा चुनाव है, लेकिन उसके पहले इस साल ही अंत में लोकल बॉडी के चुनाव हैं, तो उसके लिए भी एक तरीके से बहुत महत्वपूर्ण कदम है। काफी समय से वैसे तो अटकलें लगाई जा रही थी कि कैबिनेट रिशफल हो सकता है और कुछ नए चेहरे शामिल हो सकते हैं, लेकिन जब गुजरात भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया ये इनको जगदीश पंचाल को, उसके बाद ये अटकलें और तेज हो गई कि अब जल्द ही कैबिनेट रिशफल होगा। अब देखिए, जगदीश पंचाल को जब प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है भाजपा का, तो वो सेंट्रल गुजरात से आते हैं, तो इस चीज, और वो मंत्री भी थे भूपेंद्र पटेल की, जो अभी फिलहाल जिस कैबिनेट ने कल रिजिग्नेशन दिया है उस मंत्रिमंडल में वो थे। तो उसके बाद इस बार उनको कंटिन्यू नहीं किया गया क्योंकि वो प्रदेश अध्यक्ष बन गए हैं। ये चीज को सुनिश्चित किया गया है कि जो भी रिप्रेजेंटेशन हो रहा है अलग अलग जगहों से हो, गुजरात के सौराष्ट्र से काफी चेहरों को जगह दी गई है और उत्तर गुजरात से भी वाओ, दिशा, यहाँ से भी जो विधायक हैं उनको मंत्रिमंडल में शामिल किया गया है। हालांकि अहमदाबाद से केवल असरवा विधानसभा से दर्शनाबेन वाघेला को जगह दी गई है, लेकिन उसके अलावा अगर हम देखें तो सौराष्ट्र में भावनगर से जीतू वाघानी फिर से मंत्री पद की शपथ उन्होंने आज ली, और वो पहले भी शिक्षा मंत्री रह चुके हैं। तो अगर हम देखें, नए चेहरों के साथ साथ कुछ पुराने चेहरों को वापस से भी लाया गया है, और इसको बड़ा एक क्षेत्रीय समीकरण और उसके साथ ही एक तरीके से थोड़ा अगर हम देखें तो पटेल पाटीदार रिप्रेजेंटेशन को भी इंश्योर किया गया है कि वो, क्योंकि एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है गुजरात में। अगर हम देखें तो 5 कैबिनेट मंत्री बनाए गए हैं, राज्य कक्षा के स्वतंत्र प्रभार के 3 मंत्री बनाए गए हैं, और जो अगर राज्य मंत्री की बात करें तो 12 लोगों को जगह मिली है। और उसके साथ ही अगर हम देखें तो पहले से भी हर्ष संघवी उप मुख्यमंत्री हालांकि बने हैं इस बार, लेकिन पहले भी वो गृह राज्य मंत्री थे, उनके पास स्वतंत्र प्रभार था, और वो एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि उनको एलिवेट किया जाएगा, लेकिन उप मुख्यमंत्री उन्हें बनाया गया है। तो ये बहुत बड़ी बात है क्योंकि इससे पहले भूपेंद्र पटेल की मंत्रिमंडल में कोई उप मुख्यमंत्री नहीं। ठीक है, बिल्कुल, ये तो बिल्कुल साफ है कि ये जो पूरा चेहरा बदला गया है मंत्रिमंडल का, ये 2027 की तैयारी भी है। मैं ये नहीं कहूंगा कि सिर्फ वही है, लेकिन वो तैयारी भी है जिसमें कि बीजेपी पिछले 30 साल से सत्ता में, 2027 तक 32 साल हो जाएंगे, तो जाहिर सी बात है कि बीजेपी के सामने एंटी इनकम्बेंसी से लड़ने की भी चुनौती है। बहुत बहुत शुक्रिया मेघना जुड़ने के लिए अहमदाबाद से। हमारी संवाददाता मेघना हमारे साथ जुड़ी थी और जो गुजरात मंत्रिमंडल का पूरा चेहरा बदला गया उस पर बात हम कर रहे थे। और अब आपको दिखाते हैं कि उत्सव का मौसम चल रहा है, लेकिन उत्सव का मौसम सिर्फ त्योहारों का नहीं है, बचत का भी उत्सव चल रहा है। केंद्र सरकार के द्वारा किए गए जीएसटी संशोधन से पूरे देश के उद्यमियों में खुशी की लहर है। उद्यमियों का कहना है कि इससे न सिर्फ कारोबारियों बल्कि उपभोक्ताओं को भी बड़ी राहत मिली है। कृषि कार्य में था तो उसमें रजिस्ट्रेशन पे कोई टैक्स नहीं लगता था, जो था खाली जीएसटी था। जीएसटी में भी मुनाफा के कारण ये हुआ है कि 50-60 हजार के नियर अबाउट, 40 हजार के नियर अबाउट ट्रैक्टर पे छूट आया है। केंद्र सरकार ने हाल फिलहाल में जीएसटी में तमाम तरह की छूटें दी है, इसका बाजार पर असर नजर आ रहा है। इंश्योरेंस सेक्टर की बात है, बीमा सेक्टर की बात है, मैं इस परिवर्तन से काफी खुश हूँ। एमएसएमई द्वारा, सरकार द्वारा जो जीएसटी के अंदर 28% से लेकर 18% और किसी प्रोडक्ट्स के अंदर जो सरकार ने 5% तक का रिडक्शन ला करके दे दिया है, उससे हम छोटे व्यापारियों को तो बहुत ज़्यादा प्रॉफिट और बहुत ज़्यादा लाभान्वित हैं हम लोग। जीएसटी कम होने से सिर्फ हमें ही नहीं, जो व्यापारी हमसे जुड़ के काम करते हैं, जो हमें प्रोडक्ट सप्लाई करते हैं, रॉ मटेरियल, उनको भी थोड़ा सा दरों में फ़ायदा हुआ, तो उससे हमारे लिए भी रेट सस्ते हुए। पहले हमारा ये जो इसमें 12% की जीएसटी थी, सरकार ने इसमें बहुत अद्वितीय पहल करके 5% लाई है, उससे जो एंड यूज़र हैं उनको बहुत राहत मिली है। 7% का एक सीधा बेनिफिट मिल रहा है। तो जीएसटी बचत उत्सव से ये जो उत्सव का मौसम चल रहा है, सभी के घर में रौनक है, चाहे वो कारोबारी हों, खरीदार हों, उपभोक्ता हों, जो भी हों, सभी के यहाँ, छोटे कारोबारी, बड़े कारोबारी, कंपनियां, सभी के यहाँ। और इसी के साथ आज के इस वक्त में इतना ही। पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।